हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि इसके पहले हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा कि लाहौर के अधिवेशन में महत्वपूर्ण यहाँ पर संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ और महात्मा गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने शुरू की और उन्होंने नमक सत्याग्रह को तोड़ा। इसके बाद हमने देखा था पेशावर सत्याग्रह, जो कि वहाँ पर खुदा एक खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की गई। उसके बारे में हमने अध्ययन किया और किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने उस पर रोक लगाने का प्रयास किया, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद हमने देखा था कि सोलापुर का सत्याग्रह, जहाँ पे मील के मजदूर जो थे, श्रमिक वर्ग, वह अग्रसर थे और उन्होंने किस तरह से सोलापुर में एक विशाल जुलूस निकाला और ब्रिटिश सरकार ने उसे अपनी दमन नीति के द्वारा दबाने का प्रयास किया। इसके बाद हमने सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया धरासना सत्याग्रह के बारे में अध्ययन किया, जहाँ पे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। और उसके बाद उसी कड़ी में हमने आगे देखा था कि बाबू गेनू का बलिदान, कि जहाँ पर अंग्रेजी वस्तुओं का अर्थात विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन में बाबू गेनू जो थे, उन्होंने किस तरह से अपने प्राणों की बलि दे दी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब जो है हम आगे देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया और गोलमेज परिषद किसे कहते हैं, और हम देखेंगे कि कितने गोलमेज परिषद होते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे हम प्रथम गोलमेज परिषद। पहले हम देखेंगे कि गोलमेज परिषद होता क्या है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब भारत से जुड़े संवैधानिक अर्थात संविधान की जो समस्याएं थी, उसे कहा जाता है संवैधानिक समस्याओं का विचार किया जाना चाहिए। यह विचार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने रखा। अभी यहाँ पर एक हमारा प्रश्न बनता है कि संवैधानिक समस्याओं का विचार किया जाना चाहिए, यह विचार किसने रखा? तो यह विचार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने रखा और इसके लिए उन्होंने लंदन में एक परिषद का आयोजन किया। परिषद अर्थात एक सभा का आयोजन किया उन्होंने, और इस परिषद को गोलमेज परिषद कहा जाता है। अब यहाँ पे एक वाक्य के प्रश्न के लिए भी यहाँ पर पूछा जाता है कि गोलमेज परिषद किसे कहते हैं या गोलमेज परिषद से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब भारत से जुड़े संवैधानिक समस्याओं का विचार किया जाना चाहिए और यह विचार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने रखा और इसके लिए लंदन में एक परिषद का आयोजन किया गया और इसी परिषद को गोलमेज परिषद कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न और एक वाक्य के लिए बन सकता है कि गोलमेज परिषद का आयोजन कहाँ किया गया। तो गोलमेज परिषद का आयोजन लंदन में किया गया। या खालिस्तान के लिए आ सकता है कि खालिस्तान में गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे हमें उत्तर मिलता है लंदन, कि लंदन में गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया। 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी के बीच 3 गोलमेज परिषद का आयोजन हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने गोलमेज परिषद का आयोजन हुआ? 3। कब से कब तक? 1930 से लेकर 1932, अर्थात 2 साल के अंतराल में यहाँ पर 3 गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया। अब हम देखेंगे कि प्रथम गोलमेज परिषद क्या था और वहाँ पर किन मुद्दों पर विचार किया गया। तो सर्वप्रथम प्रथम गोलमेज परिषद रैमसे मैकडोनाल्ड प्रथम गोलमेज परिषद के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है हमारा कि प्रथम गोलमेज परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो हमको उत्तर मिलता है रैमसे मैकडोनाल्ड।
जोड़ियां मिलाओ के लिए भी आ सकता है। एक साइड आपको दे दिया जाएगा प्रथम गोलमेज परिषद के अध्यक्ष, दूसरी साइड उनका नाम दे दिया जाएगा। तो इजीली आप उसे जो है मैच कर सकते हो कि रैमसे मैकडोनाल्ड जो कि प्रथम यहाँ पर गोलमेज परिषद के अध्यक्ष थे। इस परिषद में भारत तथा इंग्लैंड के विविध प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिनिधि मतलब कि जो व्यक्ति होता है, जैसे अपने क्लास का मॉनिटर जो है वह एक प्रतिनिधि करता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भारत और इंग्लैंड के विविध प्रतिनिधि उपस्थित थे, मतलब अलग अलग प्रतिनिधि उपस्थित थे। उनमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सर तेज बहादुर, सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना आदि का समावेश था। तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्न बनता है कि प्रथम गोलमेज परिषद में भारत की ओर से कौन कौन उपस्थित था। तो उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सर तेज बहादुर, सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना, ये सभी यहाँ पर भारत की तरफ से उपस्थित थे। इस परिषद में केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन पद्धति, अर्थात जो अपने अच्छे से उत्तरदायित्व को समझ सके, भारत में संघ राज्य की स्थापना, संघ राज्य अर्थात एक राज्य एक देश, संघ राज्य की स्थापना जैसे विविध विषयों पर विचार विमर्श हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा बनता है कि प्रथम गोलमेज परिषद पर किन प्रश्नों पर या किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ। तो यहाँ पे हमें उत्तर मिलता है कि प्रथम गोलमेज परिषद में केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायित्व शासन पद्धति, भारत में संघ राज्य पद्धति जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस परिषद में विविध राष्ट्रीय दलों और रियासतों, रियासत मतलब जो क्षेत्र हैं, रियासत के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो अलग अलग दलों के लोग थे, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग थे, और उसके साथ ही साथ अलग अलग रियासत अर्थात राज्य क्षेत्र के लोग भी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे, परंतु इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज परिषद में अब अलग अलग दल के लोग थे, किंतु इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस देश की प्रतिनिधिक संस्था थी, अर्थात वह देश को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। उसके सहभाग के बिना गोलमेज परिषद में हुई चर्चा विफल रही। उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन था, और जिसका शासन है अगर वही उपस्थिति नहीं है तो वहाँ पर जो चर्चा की गई वह विफल स्वरूप रही। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि प्रथम गोलमेज परिषद में हुई चर्चा विफल रही, कारण लिखो। तो कारण क्या है कि पहला, इस परिषद में विविध राष्ट्रीय दलों तथा रियासतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। दूसरा, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय कांग्रेस देश की प्रतिनिधिक संस्था थी, अर्थात वह देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, किंतु वही पार्टी जो है वह सम्मिलित नहीं हुई, और अंत में उसके सहभाग के बिना गोलमेज परिषद में हुई सारी चर्चाएं जो है वह पूर्णतः विफल रही, और इस तरह से प्रथम गोलमेज परिषद जो था वह विफल रहा। इसके बाद हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता की, गांधी जी और इरविन के बीच में किस तरह से समझौता हुआ। तो गोलमेज परिषद के दूसरे चरण में, अब यहाँ पर गोलमेज परिषद के दूसरे चरण की चर्चा में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होगी, यह आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने व्यक्त की। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कौन सी आशा व्यक्त की। तो यहाँ पर उत्तर हमको है कि गोलमेज परिषद का जो दूसरा चरण था, दूसरे चरण की चर्चा में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होगी, यह आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने व्यक्त की। प्रधानमंत्री के आह्वान को ध्यान में रखकर वायसराय ने गांधी जी
और अन्य नेताओं को कारावास से रिहा किया। तो प्रधानमंत्री का जो आह्वान था, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने जो अपनी जो उन्होंने आशा जताई थी, तो उसके आधार पर वायसराय ने क्या किया, गांधी जी और अन्य जो नेता जिन्हें कारावास की सज़ा दे दी गई थी, तो उन्होंने रिहा कर दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस मुक्त रूप से चर्चा कर सके, इसके लिए अनुकूल वातावरण निर्माण किया गया। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ और इसी को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक हमारा प्रश्न बनता है कि गांधी इरविन समझौता क्या है, या गांधी इरविन समझौते के बारे में टिप्पणी लिखूं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, गोलमेज परिषद के दूसरे चरण की चर्चा में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होगी, यह आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने व्यक्त की। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री के आह्वान को ध्यान में रखकर वायसराय ने गांधी जी और अन्य नेताओं को कारावास से रिहा किया। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय कांग्रेस मुक्त रूप से चर्चा कर सके, इसके लिए एक अनुकूल, एक सही वातावरण का निर्माण किया गया। और अंत में हम लिख देंगे, महात्मा गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में समझौता हुआ और इसी को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रस्तावित संविधान में जिस शासन पद्धति के बारे में, तो यहाँ पर जिस शासन पद्धति को स्वीकार किया उसे मान्य करने का आश्वासन दिया। अर्थात जो भारतीयों की मान्यता थी कि भारतीय के संविधान में जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसे उन लोगों ने मान्य किया और उसे मान्य करने का आश्वासन भारतीयों को दिया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और द्वितीय गोलमेज परिषद की चर्चा में सहभागी होना स्वीकार किया। तो यहाँ पर एक हमारा कारण लिखो के लिए प्रश्न बनता है, जैसे इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और द्वितीय गोलमेज परिषद की चर्चा में सहभागी होना स्वीकार किया, कारण लिखो। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में समझौता हुआ, और दूसरा पॉइंट, इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रस्तावित संविधान में जिस शासन पद्धति को स्वीकार किया उसे मान्य करने का आश्वासन दिया। और लास्ट में लिखेंगे, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और द्वितीय गोलमेज परिषद की चर्चा में सहभागी होना स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने भारतीयों की बातों को माना और भारतीयों ने अंग्रेजों की बातों को समझा। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे द्वितीय गोलमेज परिषद, कि यहाँ पर द्वितीय गोलमेज परिषद क्या था। द्वितीय गोलमेज परिषद 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि द्वितीय गोलमेज परिषद का आयोजन कब हुआ। तो द्वितीय गोलमेज परिषद का आयोजन 1931 ईस्वी में हुआ। इस परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ भारत को विभिन्न जातियों, जनजातियों, दलों तथा रियासतदारों के प्रतिनिधि को भी बुलाया गया था। अर्थात विविध प्रकार के लोग जो हैं, विविध जनजातियों के लोग, जातियों के लोग, दलों के लोग, रियासतदारों के लोग यहाँ पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाए गए थे। गोलमेज परिषद में सरकार ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उपस्थित किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि द्वितीय गोलमेज परिषद में
किस मुद्दे को उपस्थित किया गया? तो द्वितीय गोलमेज परिषद में सरकार ने अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है, तो अल्पसंख्यकों का मुद्दा उपस्थित किया और इस मुद्दे को लेकर और भावी संघराज्य के संविधान के स्वरूप को लेकर मतभेद हुए। दोनों में मतभेद हो गया और गांधी जी ने सभी में एकमत निर्माण करने का प्रयास किया, परंतु वे विफल रहे। फिर से गांधी जी वहाँ पर विफल हुए और अंततः निराश होकर गांधी जी भारत लौट गए। यहाँ पे एक हमारा फिर से कारण लिखो का प्रश्न बनता है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज परिषद में गांधी जी निराश होकर क्यों भारत लौट गए, या गांधी जी निराश होकर भारत लौट गए? तो यहाँ पे हमको उत्तर मिलता है कि 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया। दूसरा पॉइंट, इस परिषद के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी उपस्थित थे। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ भारत के विभिन्न जातियों, जनजातियों, दलों, रियासतदारों के प्रतिनिधित्व बुलाए गए थे। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, गोलमेज परिषद में सरकार ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उपस्थित किया और इस मुद्दे को लेकर भावी संघराज्य के संविधान के स्वरूप को लेकर मतभेद निर्माण हुआ। गांधी जी ने बहुत प्रयास किया एकमत करने का और लास्ट में हम लिख देंगे अंततः, किंतु वे विफल रहे और इस प्रकार से अंततः उन्हें निराश होकर गांधी जी को भारत लौट जाना पड़ा। तो इस तरह से हमारा कारण लिखो का प्रश्न भी तैयार हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे पुणे समझौता कि पुणे समझौता क्या है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गोलमेज परिषदों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गोलमेज परिषद में किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है दलितों का, दलित वर्ग के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है कि दलितों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उत्तर हमको मिलता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। उनमें उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र अर्थात अलग से चुनाव क्षेत्र होना चाहिए, तो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। द्वितीय गोलमेज परिषद के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जाति के आधार पर पृथक मतलब अलग, पृथक मतलब होता है अलग, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की। तो जब ये गोलमेज परिषद हो गया तो उसके बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने जाति के आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की और तदनुसार मतलब उसके अनुसार हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था और ऐसा विभाजन गांधी जी को मान्य नहीं था। अर्थात समाज में ही यहाँ पर जाति के अनुसार विभाजन हो रहा है जो कि गांधी जी को मान्य नहीं था। अतः उन्होंने इस निर्णय को विरुद्ध येरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, हर किसी का पृथक अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए और इसके हेतु उन्होंने येरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बनता है, संक्षेप में उत्तर लिखो कि गांधी जी ने येरवड़ा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया, या कारण लिखो के लिए बनता है कि गांधी जी ने येरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। अनशन अर्थात बिना भोजन के रहना, जब तक मरते नहीं है तब तक, मरते दम तक, आमरण मतलब मरते दम तक अनशन करना, जब तक मरते नहीं है तब तक अनशन करना, तब तक वो भोजन पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, उसे कहा जाता है अनशन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर मिलता है कि द्वितीय गोलमेज परिषद के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की। दूसरा पॉइंट है कि उसके अनुसार, तदनुसार मतलब उसके अनुसार हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था और ऐसा गांधी जी को मान्य नहीं था और इसलिए अतः उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट में, विरुद्ध येरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। अब अगला हमारा देखेंगे हम आगे
कि क्या हुआ उसके बाद, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से उनके द्वारा की गई मांग, अर्थात जो मांग डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने किया था, तो उनके द्वारा की गई मांग पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की, क्योंकि यहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो है वो बाबा साहेब आम्बेडकर ने की थी। तो यहाँ पर फिर से राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच में पुणे समझौता हुआ, अर्थात पुणे में जाकर वहाँ पर समझौता हुआ और यह समझौता पुणे समझौते के रूप से प्रसिद्ध है। अब जब यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि पुणे समझौते के बारे में टिप्पणी लिखो, तो यहाँ पर हमें ये पूरा व्याख्यान बताना पड़ेगा कि द्वितीय गोलमेज परिषद के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जाति के अनुसार पृथक विभाजन की घोषणा की। दूसरा पॉइंट कि हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था, जो कि गांधी जी को मान्य नहीं था, अतः उन्होंने येरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। फिर तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से प्रार्थना की गई मांग पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की। फिर अगला पॉइंट हम लिख देंगे कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। और अंत में हम लिख देंगे 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर आम्बेडकर के बीच पुणे में समझौता हुआ, और उसी को, क्योंकि यह समझौता पुणे में हुआ, इसलिए इसे पुणे समझौते के नाम से जाना जाता है। अब इसका परिणाम क्या हुआ पुणे समझौते का, तो इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर आरक्षित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। अर्थात आज आप देखते हो कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए आरक्षित स्थान होता है, कुछ स्थान आरक्षित होते हैं, तो उसकी उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मांग रखी और वही आज भी चला आ रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा गोलमेज परिषद कि तीसरा गोलमेज परिषद क्या था। नवंबर 1932 ईस्वी में इंग्लैंड में फिर से तीसरी गोलमेज परिषद हुई। पहले ही मैंने आपको बताया था कि 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी तक 3 गोलमेज परिषद हुए। तो यहाँ पर तीसरी गोलमेज परिषद हुई, तीसरी गोलमेज परिषद, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप यह परिषद जो है पूर्णतः विफल रही। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि तीसरी गोलमेज परिषद विफल क्यों रही। तो नवंबर 1932 ईस्वी में इंग्लैंड में तीसरी गोलमेज परिषद बुलाई गई। दूसरा पॉइंट, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद का बहिष्कार कर दिया, इसलिए तीसरी गोलमेज परिषद जो है वह पूर्ण रूप से विफल रही, अर्थात असफल रही। अगला हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि प्रथम गोलमेज की परिषद के बाद यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। यहाँ पे दूसरा चरण क्या हुआ कि द्वितीय गोलमेज परिषद में गांधी जी उद्विग्न मन से भारत लौटे, अर्थात निराश होकर, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर उनकी बातों को मान्य नहीं किया गया, जिसके कारण वे निराश होकर लौटे। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय किया। जब उन्होंने दूसरी गोलमेज में राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा, तो फिर से उन्होंने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात उसका पुनः प्रारंभ करना चाहा। सरकार ने गांधी जी को तुरंत बंदी बना लिया। परिणामतः जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। जैसे ही उन्होंने ऐसी इच्छा रखी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाए, अंग्रेजों ने दमन नीति को अपनाकर उन्हें फिर से बंदी बना लिया, और जिससे जो जनता थी उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। सरकार ने इस आंदोलन को अमानुष अर्थात राक्षसीपन, जहाँ पर मनुष्य नहीं है, मानवता नहीं है, उसे कहा जाता है अमानुष दमन नीति से उत्तर दिया।
सभी और नागरिकों के अधिकारों को कुचला गया। अर्थात सरकार यहाँ पर क्या कर रही है कि दमन नीति का पालन कर रही है। जो भी नागरिकों के अधिकार है उन्हें कुचल रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित किया गया। जो भी राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके सहयोगी अलग अलग संगठनाएं बनाई गई थी, सभी को अवैध घोषित किया गया। उनके कार्यालयों और राशियों को अपने नियंत्रण में कर लिया गया। अर्थात यहाँ पर सरकार ने दमन नीति का पालन किया। राष्ट्रीय समाचार पत्रों और साहित्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया। लोगों को जागृत करने में समाचार पत्रों का और साहित्य का सबसे बड़ा योगदान होता है, इसलिए सरकार ने यहाँ पर भी प्रतिबंध लगाया। अतः अप्रैल 1934 ईस्वी में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐतिहासिक युग समाप्त हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐतिहासिक युग किस प्रकार समाप्त हुआ। तो यहाँ पे हमें उत्तर मिलता है कि सरकार ने आंदोलन को अमानुष दमन नीति से उत्तर दिया। दूसरा पॉइंट, सभी और नागरिकों के अधिकारों को कुचला गया। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित किया गया। चौथा पॉइंट, उनके कार्यालयों और राशियों को अपने नियंत्रण में कर लिया गया तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों और साहित्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया। परिणामतः अप्रैल 1934 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और इस तरह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी उसका एक ऐतिहासिक युग समाप्त हुआ।